हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम ईयर पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम MPS 3 MA पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर की जो बुक है भारत लोकतंत्र और विकास, इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, इस बुक की चर्चा करेंगे। इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैंने कवर करवा दिया है। अगर आपने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो अध्याय 2 है जिसका नाम है विकास प्रतिमान विषयक बहस संरचना, डिबेट्स ऑन मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट, इस अध्याय का भी पार्ट 1 जो है मैंने अपलोड कर दिया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। जो पहला पार्ट है उस पार्ट में हमने देखा था कि आज़ादी के बाद जो हमारा देश है वो बहुत पिछड़ा हुआ था और देश में जो है गरीबी, अव्यवस्था और बहुत सारी कुप्रथाएं जो है व्याप्त थी। हमारे देश के जो नेता थे उनके सामने इसको दूर करके अपने देश का विकास करने की चुनौती थी। बट बात ये थी कि जो विकास है वो किस मॉडल से किया जाए, उदारवादी मॉडल से या फिर साम्यवादी मॉडल से, क्योंकि आज़ादी के टाइम जो हमारा देश था, हमारे देश के सामने ये दो विचारधाराएं उस टाइम पे विद्यमान थी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम तक जो है अमेरिका और रूस को जो है स्वतंत्रता मिल चुकी थी और उस समय देश के जो नेता हैं वो सब देश का विकास तो करना चाहते थे, विकास के लिए तो सहमत थे, बट विकास जो है किस मॉडल से हो इस चीज को लेकर जो है उनके मध्य मतभेद था। पहले पार्ट की जो समरी है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ देखना है तो पार्ट 1 आप देख सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे भूनीति विषयक के बारे में। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय पर जो है भूमि नीति के संबंध में क्या क्या बहस हुए या क्या क्या किया गया, इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। उस समय जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, हमारे देश में जो है असमानता व्यक्त थी। ठीक है, तो ऐसे में उस असमानता को दूर करने और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन किसानों को निश्चित रोजगार देने के लिए आजादी के बाद ग्रामीण जीवन में सुधार करने को प्राथमिकता देना जरूरी था। ठीक है, आजादी के बाद जो ग्रामीण लोगों का जो जीवन स्तर था उसके जीवन को जो है सुधार करने को प्राथमिकता देना जरूरी था। इसके अलावा जो बेरोजगार किसान थे उनको भी रोजगार देना जरूरी था। तो भारत के नेता वर्ग रहित तथा जाति रहित समाज की स्थापना करना चाहते थे। उस टाइम पे आप सबको पता है कि बहुत सारी कुप्रथाएं थी। भारत में जाति, वर्ग, इन चीजों पर जो है ज्यादा फोकस किया जाता था। ठीक है, और जो भारत के नेता थे वो आजादी के बाद वर्ग रहित, जाति रहित समाज की स्थापना करना चाहते थे, सबको एक बराबर जो है दर्जा देना चाहते थे। आजादी के आसपास तेलंगाना और तेभागा, ये दोनों जो है किसान आंदोलन थे। ठीक है, तो ये दोनों आंदोलन हुए थे जिसके कारण भूनीति का मसला और भी जोर पकड़ रहा था। इस संदर्भ में उस टाइम पे 3 विचारधाराएं थी। 3 विचारधाराएं कौन कौन सी थी? पहला तो था 1948 में भारतीय साम्यवादी दल ने एक राजनीतिक सिद्धांत पारित किया था। और ये सिद्धांत क्या था? इस दल का विचार था कि पहले से चली आ रही सामंतवादी तथा उस समय प्रचलित साम्राज्यवादी जमींदारी पर दो तरफा आक्रमण किए बिना किसानों को भूमि कार्यक्रम लागू करना असंभव है। जो साम्यवादी दल थे उनका विचार था कि जो सामंतवादी प्रथा पहले से चली आ रही है या फिर उस टाइम पे जो साम्राज्यवादी जमींदारी की प्रथा थी, इस पर आक्रमण किए बिना किसानों के लिए जो है भूमि सुधार कार्यक्रम जो है लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो सामंतवादी या फिर जमींदार है ये लोग जो है ये नहीं करने देंगे। इसके अलावा 1948 में ही विनोबा भावे के नेतृत्व में गांधी जी के अनुयायियों ने सर्वोदय आंदोलन चलाने का फैसला किया था और इस आंदोलन ने जो है 1 वर्ष बाद भूदान ग्रामदान आंदोलन का रूप ले लिया था। इस आंदोलन के अंतर्गत जो है नेताओं का विश्वास था कि भूमि की समस्या को परंपरागत नैतिक दबाव पर हल किया जा सकता है, कोई क्रांति करने की जरूरत नहीं है।
जिसमें भूस्वामियों से आह्वान किया गया उनको कहा गया कि आप स्वेच्छा से जो अतिरिक्त भूमि है उसका त्याग कर दे, ताकि उस भूमि को जो है भूमिहीन मजदूरों में बांटा जा सके। और तीसरा था कांग्रेस कृषि सुधार समिति। तो इस समिति ने जो है एक प्रतिवेदन जारी किया था, जिसमें जो है भारत की कृषि समस्या का विश्लेषण किया गया था तथा संघीय लोकतांत्रिक स्वरूप के अंतर्गत भूमि सुधार की चर्चा की गई थी। प्रतिवेदन में खेतीहर कृषि का सुझाव दिया गया था, जिसमें सहकारी संगठन की सहायता की अपेक्षा की गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम उस टाइम पे जो है चीजें जो है सरकार के नियंत्रण में हो रही थी, क्यों हो रही थी उसके बारे में बात करेंगे। अब हम नियंत्रण प्रणाली देखेंगे। तो जैसे कि हम सबको पता है, भारत की आजादी से पहले ही दूसरा विश्व युद्ध हो चुका था, और दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने क्योंकि पार्ट लिया था, और उस टाइम पे जो भारत है वो ब्रिटेन का गुलाम था, इसलिए इनडायरेक्टली भारत ने भी दूसरे विश्व युद्ध में पार्ट लिया था। तो क्या हुआ कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जहां एक और औसत आय में बढ़ोतरी नहीं हुई, वहां वस्तुओं की कीमत में 1939 की अपेक्षा 3 गुना वृद्धि हुई। लोगों की आय तो नहीं बढ़ी, बल्कि चीजों की कीमतें धीरे धीरे बढ़ती गई, जिसकी वजह से 1943 में लोगों का जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया और श्रमिक वर्ग के शोषण में अत्यधिक वृद्धि हुई। इससे खाद्य आपूर्ति पर नियंत्रण और राशन की व्यवस्था करना जरूरी था। नियंत्रण व्यवस्था के क्रमागत सुदृढ़ीकरण से शांति व अर्थव्यवस्था को संक्रमण के समय मजबूती मिली। उस समय एडी गोखाला व श्री बी.एन. गाडगिल के नेतृत्व में गठित जींस मूल्य बोर्ड ने अपने प्रतिवेदन में नियंत्रण व्यवस्था में सुधार की सिफारिश की तथा खाद्यान्न नियंत्रण समिति की सिफारिश पर नियंत्रण एक अवधि विशेष के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन जब कीमतें बढ़ी तो नियंत्रण जो है फिर से लागू कर दिया गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है देश की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई थी, बहुत बुरा हाल था। तो ऐसे में खाद्य आपूर्ति और राशन की व्यवस्था करना जो है जरूरी हो गया था, इस पर जो है नियंत्रण करना जरूरी हो गया था। अब हम देखेंगे राष्ट्रीयकरण का मुद्दा। राष्ट्रीयकरण का मुद्दा क्या था? तो आजादी के बाद देश के नेताओं को आर्थिक विकास के कार्यक्रम के द्वारा देश का विकास करना था। देश का विकास जो है आर्थिक विकास कार्यक्रम के द्वारा करना था, इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि के नाम पर संस्थागत परिवर्तन को पीछे धकेल दिया गया और संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने कुछ उद्योगों में सरकारी क्षेत्र में एकाधिकार को मान्यता दे दी। ठीक है, और ये क्षेत्र थे, मतलब इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिस पर जो है जो राज्य के अधीन काम करेगा। ठीक है, और ये क्षेत्र कौन कौन से थे? हथियार, गोला बारूद का निर्माण, ऊर्जा तथा रेलवे। इसके अलावा कोयला, लोहा, इस्पात की खानें, जहाज, हवाई जहाज, टेलीफोन और संचार के उपकरण के निर्माण के क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित करने का अधिकार भी सरकारी क्षेत्र के लिए जो है सुरक्षित रखा गया था। इस प्रकार एक संप्रभु संपन्न राष्ट्र राज्य बनने के बाद भारत ने न केवल दोनों शक्ति गुटों के प्रति गुटनिरपेक्षता की नीति के माध्यम से राष्ट्रीय स्वतंत्रता का दावा किया, बल्कि भारत में चल रही विदेशी कंपनियों के नियंत्रण पर विनिमय नीति अपनाकर सारी विदेशी सहायता को राज्य अभिकरण के माध्यम से जो है प्रवाहित किया। सभी का भारतीयकरण किया और कुछ का राष्ट्रीयकरण तक करने के लिए जो है कदम उठाया गया। इसके साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया गया कि पूर्व स्थापित किसी भी उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा, और ये विश्वास दिलाया गया कि नव स्थापित उद्योगों को कम से कम 10 वर्ष तक राष्ट्रीयकरण का जो है कोई भय नहीं रहेगा। हम उद्योगों के लिए यथासंभव सुविधा जो है उपलब्ध कराना चाहते हैं। स्वतंत्रता के पहले वर्षों में नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस ने पश्चिमी पद्धति के औद्योगिक विकास को चुना था। ठीक है, जिसमें राज्य की भूमिका केवल सहायता देना या मार्गदर्शन करने का ही नहीं था, बल्कि उद्योगों पर नियंत्रण करने, उनका संचालन करने और उनको अपने स्वामित्व में रखने की थी। राष्ट्रीय योजना समिति तथा मुंबई योजना
दोनों ने ही राज्य की भूमिका की अनिवार्यता को स्वीकार किया था। इसी धारणा के आधार पर नेहरू ने स्वतंत्रता के तुरंत बाद आर्थिक कार्यक्रम समिति की नियुक्ति की। समिति की सिफारिश के बाद 1948 में औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प स्वीकृत हुआ। औद्योगिक संबंध में लचीला दृष्टिकोण अपनाकर व्यापारिक हित के विरोधों को स्वीकार कर लिया गया और कांग्रेस दल के आमूल परिवर्तनवादी कार्यक्रम को संयत किया गया। साथ ही भारत में आधुनिक उद्योग विकसित करने के अपने वचन के अनुपालन की दृष्टि से कांग्रेस दल तथा नेताओं ने राज्य द्वारा हस्तक्षेप करने के कुछ मौलिक उपाय किए। औद्योगिक नीति संकल्प इस विश्वास पर आधारित था कि भविष्य में कुछ समय तक उत्पादन की वर्तमान इकाइयों को अधिग्रहण के स्थान पर राज्य उन क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों का विस्तार करेगी जहां वह पहले से कार्य कर रहा है और साथ ही अन्य क्षेत्र में नई इकाइयां स्थापित करने की ओर ध्यान देगा। इस प्रकार उद्योगों पर नियंत्रण करके सार्वजनिक क्षेत्र की संख्या, आकार तथा उनके महत्व में वृद्धि की गई। इसमें विदेशी उद्योग का भारतीयकरण करने का जो है प्रस्ताव था। छोटे तथा कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करने और वित्तीय सहायता देने का भी प्रस्ताव था। उद्योगों की स्थापना के लिए पिछड़े क्षेत्रों का सावधानी से चयन करके देश भर में उद्योगों के पुनर्चक्रण करने और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की आशा की गई थी। ठीक है, इसके अलावा क्या था कि जो मुस्लिम लीग है उसने जो है संविधान सभा का बहिष्कार किया था। जो लीग के मंत्री थे उनकी चालाकियां, और वो जो है चालाकियां भी करने लगे थे। तो इससे क्या हुआ कि जो नेहरू है और कांग्रेस के जो अन्य नेता थे उनके सामने ये बात आ गई कि कांग्रेस और लीग की जो सरकार है वो इकट्ठी कभी नहीं बन सकती। जब मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में शामिल होने से मना कर दिया तो नेहरू वायसरॉय वेविल को ये कहने के लिए बाध्य हो गए कि लीग या तो कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करे या सरकार से बाहर निकल जाए। इसी समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार जो है भारत को मुक्त कर देगी। नए वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन की फिर नियुक्ति की गई। फिर उनकी नियुक्ति के साथ ही एक जो है नया दौर शुरू हुआ। ठीक है, इसके अलावा भारतीय क्रांति के जनक अपने देश को लक्ष्य संकल्प द्वारा ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वे भारत को किस सांचे में ढालना चाहते हैं। संविधान की प्रस्तावना, संविधान में जो है पहले एक प्रस्तावना है जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं, जो कि संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? ये प्रस्तुत किया था नेहरू ने। ठीक है, नेहरू के द्वारा जो है प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था जिसे कि उन्होंने खुद तैयार किया था। तो इस प्रस्तावना में उन्होंने कहा था कि यह विधानसभा अपने इस दृढ़ और गंभीर संकल्प की घोषणा करती है कि वह भारत को एक प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित करेगी और उसके भावी शासन के लिए एक ऐसी संविधान की रचना करेगी जिसके अंतर्गत वे राज्य क्षेत्र जो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आते हैं, वे राज्य क्षेत्र जो देसी रियासत के अंतर्गत आते हैं और ऐसे अन्य भाग जो ब्रिटिश भारत के बाहर है और ऐसे राज्य क्षेत्र जो स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न भारत के भीतर शामिल होने के लिए प्रस्तुत है, आपस में मिलकर एक संघ के रूप में गठित होंगे। ठीक है, इसीलिए भारत को एक संप्रभु संपन्न गणराज्य कहा जाता है क्योंकि भारत के किसी भी पार्ट को जो है भारत से अलग होने की जो है अनुमति नहीं है। विधि तथा सार्वजनिक नैतिकता के अधीन रहते हुए भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थिति और अवसर की तथा विधि के समक्ष समानता की विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय और कार्य की गारंटी दी जाएगी, उन्हें प्राप्त किया जाएगा। जो भारत के लोग थे उनको ये सारी चीजें जो है देने का जो है गारंटी प्रस्तावना में दिया गया है या फिर हमारे संविधान में दिया गया है। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों, पिछड़े हुए कबीलाइयों या पिछड़े वर्ग क्षेत्रों तथा दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। न्याय तथा सभ्य राष्ट्र की विधि के अनुसार गणराज्य के राज्य क्षेत्र की अखंडता, जल, समुद्र, आकाश पर उसके प्रभुत्व
अधिकार की रक्षा की जाएगी। ये प्राचीन देश संसार में अपना न्यायपूर्ण और सामान्य स्थान प्राप्त करेगा और विश्व शांति तथा मानव जाति के कल्याण के लिए अपना पूर्ण तथा सहर्ष योगदान देगा। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगी। और आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।